हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जब वो राजा के पास जा रही होती है तो रास्ते में उसे यांग म्यूंग पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। तभी वहाँ पे कुछ सैनिक आके यांग म्यूंग को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो प्रिंस यांग म्यूंग है तो वो एकदम से उन्हें छोड़ देते हैं। यांग म्यूंग को बताता है कि मैं ही वो पर्सन था जो कि तुमसे टाउन में लास्ट टाइम मिला था। लेकिन तभी वहाँ पे नोक्योंग आके सैनिकों को वो फिर वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। देन यांग म्यूंग नोक्योंग से पूछता है कि वो कौन है। नोक्योंग यांग म्यूंग को समझाती है कि वो एक शमन है जो कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है। लेकिन यांग म्यूंग कहता है कि किस्मत को चूज ही कौन कर रहा है। नोक्योंग यांग म्यूंग को काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो नोक्योंग कहती है कि तुम्हारे उसके साथ होने पर उसे भी खतरा है और तुम्हें भी खतरा है, इसलिए अगर तुम उसके लिए जरा सी भी फीलिंग्स रखते हो तो उससे अब दूर रहो। उन दोनों को दूर से किमजे भी देख रहा होता है। दूसरी तरफ राजा वो से पूछता है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था और वो किसके साथ रहती है। वो बता देती है कि हम बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं और कोई भी मेरे पेरेंट्स नहीं है। राजा पूछता है कि क्या तुम अनाथ हो। इस पे वो बताती है कि जब मेरे पेरेंट्स को मेरे स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में पता चला था तो उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया था और तभी से मैं एक शमन हूँ। इस सब पे राजा को इतना पता चल गया था कि वो को अपना पास याद नहीं है, इसलिए राजा वो को कहता है कि तुम्हें अपना पास याद करना होगा कि वो क्या था, तुम्हारा नाम क्या था और तुम कहाँ पे हुई थी। वो इस सब से काफी परेशान हो रही थी एंड राजा तो पूछे ही जा रहा था कि तुम्हें याद करना कि क्या तुम्हारे पास में मैं भी था। वो इस सब से परेशान होकर बोल देती है कि आप बस कीजिए, मुझसे आपको वो आंसर नहीं मिलेंगे जो आप मुझसे चाहते हैं और मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो आप मुझे बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं असली इतनी कितनी दिखती हूँ, लेकिन आप उससे डायरेक्टली पूछ लीजिए। दूसरी तरफ नोक्योंग जांगशिल को डांट रही होती है कि उसने वुन के बारे में यांगम्यूंग को क्यों बता दिया, लेकिन जांगशिल तो सभी समन के सामने ही बोलने लगती है कि मुझे यांगम्यूंग पे दया आ रही थी। राजा के पास तो सब कुछ है लेकिन यांगम्यूंग के पास तो कुछ भी नहीं है। सबके सामने ये बोलने पर तो नोक्योंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो जांगशिल को इस जगह से बाहर निकलने के लिए कहती है। पहले तो जांगशिल रो रही होती है बट अचानक से पता नहीं उसे क्या हो जाता है एंड वो उठ के बोलने लगती है कि आप कब तक दूसरों की वजह से मुझे घर से बाहर निकालती रहेंगी। यांगम्यूंग अपनी मॉम के पास जाता है जो कि किंग की हेल्प के लिए प्रे कर रही थी। इस पे यांगम्यूंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी मॉम हमेशा अपने से छोड़ के दूसरे के बारे में क्यों सोचती है इतना ज्यादा। यांगम्यूंग अपनी मॉम को भी समझाता है और अपना आप भी डिसीजन लेता है कि वो अब से दूसरों के लिए कुछ नहीं करेगा, पहले अपने आप के बारे में सोचेगा। जांगशिल बड़े धमकी वाले अंदाज में कहती है कि अब से जब मेरी मर्जी हो करेगी मैं हंसा करूंगी, जब मुझे कुछ चुराना हुआ करेगा तो मैं चुराया करूंगी। नोक्योंग को उसका बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तभी वहाँ पे वो न जाती है जिसे पकड़ के जांगशिल अपने साथ भागने के लिए कहने लगती है। तभी नोक्योंग जांगशिल का सर पकड़ के उसे कहती है कि चुप हो जाओ इससे पहले कि मैं इसे तुम्हारे अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दूं। तभी जांगशिल कुछ होता है और एकदम से ठीक हो जाती है जैसे पहले की तरह और फिर नोक्योंग से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन नोक्योंग उसे बाहर निकलवा देती है। वोन भी उसके पीछे जाती है लेकिन नोक्योंग उसे रोक के कहती है कि अगर तुम्हें भी उसके साथ बाहर निकलना है तो तुम जा सकती हो पर उसे लेने के लिए नहीं। नोक्योंग जब वहाँ से चली जाती है तो वोन भी इनके पीछे जाती है, लेकिन सियोल वोन को समझाती है कि ये सब वो जांगशिल को सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने पहले भी कई बार किया है। वो नोक्योंग के पास जाकर कहती है कि उसे भी यहाँ पे नहीं रहना है। नोक्योंग कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन वो यहाँ पे इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो पहले राजा की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन अब राजा को उसके पास रहते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था जिससे राजा काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए वोन कहती है कि उन्हें मेरी नहीं किसी और की जरूरत है। नोक्योंग की बात काफी अच्छे से समझ रही थी कि वो यहाँ से सिर्फ इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि राजा किसी और से प्यार करते हैं। राजा रात से दिन तक उस लेटर को एक टगी लगाकर देख रहे होते हैं और वो उनकी बातों को भी याद करते हैं कि उसे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए तुम्हें, लेकिन वो उनको क्या पता कि राजा उसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते क्योंकि राजा के लिए वो मर गई है। तभी राजा को ध्यान आता है कि वो ने लेटर में लिखा था कि मेरे पापा मेरे लिए दवाई लेके आने वाले हैं, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। इससे राजा को पता चलता है कि वो उनको ये पता था कि उसके पापा उसके लिए मारने वाली दवाई लेके आने वाले हैं। इनुज कहता है कि उसके पापा तो बड़े अच्छे थे, वो उसे क्यों मारेंगे। एंड राजा भी सोचते हैं कि वो तो एक हेल्दी पर्सन थी और जिसे अचानक से जब ऐसे बीमारी हो गई तो उसके पापा ने इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जबकि वो इतने बड़े स्कॉलर थे। राजा को लगता है कि वो कोई सिंपल इलनेस नहीं थी। अब वो उनके पापा इस दुनिया में नहीं थे, इससे राजा उनसे अब पूछ ही नहीं सकते थे कुछ भी। इसलिए राजा किमजे से पूछते हैं कि क्या ह्योयोंग को इस दवाई के बारे में कुछ पता था। किमजे बताता है कि उस टाइम पे वो अपने पापा के कहने पर अपने चाचा के घर पे गया हुआ था और इसे बाद में काफी अफसोस भी हुआ था कि वो अपनी बहन के लास्ट टाइम में उसके साथ नहीं रह पाया। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्योयोंग कहीं पे जाने की तैयारी कर रहा है जहाँ पे जाने के लिए उसे राजा ने कहा है। जब वो इस बारे में प्रिंसेस को बताया तो प्रिंसेस भी काफी ज्यादा सैड होती है, बट फिर भी प्रिंसेस उन्हें जाने देती है क्योंकि उन्हें फील हो रहा था कि उनकी वजह से ह्योयोंग अपनी पोजीशन नहीं बढ़ा पाए क्योंकि प्रिंसेस के हस्बैंड को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के राइट्स नहीं होते हैं।
इस बात से सभी मिनिस्टर्स में खलबली मच जाती है कि राजा अपने वर्क में ह्यूयुम को इंटरफेयर क्यों करने दे रहे हैं, क्योंकि ह्यूयुम तो एक ऐसा पर्सन था जो राजा की साइड था, वरना बाकी सारे तो मिनिस्टर ऑफ इंफीरियर के चमचे थे। और इसलिए इन्होंने प्रिंसेस के साथ उनकी शादी करवा के पहले उनका पत्ता साफ कर दिया था। लेकिन अब इनकी टेंशन ज्यादा इसलिए थी कि ह्यूयुम जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राजा आखिर करना क्या चाहते हैं। लेकिन मिनिस्टर ऑफ इंफीरियर कहता है कि राजा को अभी पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है। देन सभा में सभी मिनिस्टर राजा से गुहार लगाते हैं कि उन्हें प्रिंसेस के हस्बैंड को ऐसे ही कहीं पे नहीं भेजना चाहिए। उनके इस फैसले की राज्य के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लेटर्स भेज के निंदा की है, क्योंकि जो प्रिंसेस से शादी करता है वो मोर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। राजा कहते हैं कि प्रिंसेस को अपने हस्बैंड के लिए सॉरी फील हो रहा था, बस इसलिए मैंने उसे एक ट्रिप पे भेजा है। लेकिन मिनिस्टर कहता है कि आपको उसे कहीं और भेज देना चाहिए, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। मिनिस्टर ऑफ इंफीरियर भी कहते हैं कि हम तो उसके भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन राजा कहता है कि कुछ लोग कहते हैं राज्य में कि मैं सिर्फ अपने मिनिस्टर का एक कठपुतली बन के रह गया हूँ। एक मिनिस्टर कहता है कि ऐसा किसने कह दिया, कौन था वो, आपको उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन राजा कहते हैं कि मेरी पीठ पीछे सभी ये बोलते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, इसलिए मैं खुद भी कुछ फैसला करना चाहता हूँ। अब इस पे मिनिस्टर कुछ भी नहीं बोल पाते, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। राजा ये सब सोचते वहां से जा रहे होते हैं कि पहले तो ह्यूयुम की प्रिंसेस से शादी करवा के उन्होंने उसके पर काट दिए, और अब जब मैं उसे कहीं भी भेज रहा हूँ तो वो मुझे उसके वेलफेयर के नाम पे रोक रहे हैं। इस बात पे भी राजा को थोड़ा शक होता है कि वो लोग ह्यूयुम को राजा के पास नहीं लगने देना चाहते। तभी राजा किंजो कहते हैं कि चलो थोड़ा तमाशा कर लिया जाए। देन राजा एकदम से मिनिस्टर्स के रूम में पहुंच जाते हैं, उनकी सारी बुक्स उठा उठा के देखने लगते हैं। एंड एक मिनिस्टर से कहते हैं कि पिछली बार जब मैं आया था तो लोगों की शिकायतें काफी ज्यादा थी, लेकिन अब की बार इतनी क्यों है। मिनिस्टर कहते हैं कि शायद वेदर के खराब होने की वजह से लोगों की शिकायतें घर पे यहाँ पे आ नहीं पाई है, लेटर्स यहाँ तक पहुंचे नहीं है। लेकिन राजा कहता है कि ह्यूयुम की शिकायत वाले लेटर तो इतनी जल्दी पहुंच गए हैं, तो फिर ये क्यों नहीं पहुंचे। राजा यहाँ पर आके बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं और तमाशा करने लगते हैं, जिसके बारे में मिनिस्टर को भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इतनी ही देर में किमजे इस रूम के अंदर छुपे वाले रूम के अंदर चला जाता है और वहां से 8 साल पहले वाली किताबें उठा के अपने पास छुपा लेता है। तब ये बुक जाके वो इनुज को दे देता है और इनुज राजा को इशारा करता है कि काम हो गया है, जिसके बाद राजा चुपचाप वहां से चल देते हैं। और मिनिस्टर अब तक इसी टेंशन में था कि राजा यहाँ पे क्यों आए हैं। राजा इन बुक्स के एक एक पेज पलट के देखते हैं, लेकिन इनसे राजा को कुछ भी नहीं पता चलता। राजा यही सोच रहे थे कि वो को बीमारी सिलेक्ट होने के बाद ही क्यों हुई, क्योंकि अगर पहले हो जाती तो कम से कम उसकी फैमिली को महल से बाहर न निकाला जाता इस आरोप में कि उसकी बीमारी के बावजूद भी उन्होंने उसे महल में भेजा। और अगर शादी और करने के बाद होती तो उसे ऐसे इंसल्ट करके वहां से बाहर न निकाला जाता। जिस मेड को रानी ने वो के ऊपर नजर रखने को कहा था, वो रानी को जाके बताती है कि वो शमन देखने में राजा को वो के जैसी लगती है, और उन बातों के बारे में भी सब कुछ बता देती है जो आज वो की राजा के साथ हुई थी। इस पे रानी की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो रानी दुआ करके मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन रास्ते में जब हिरनमोहन बिल्डिंग आती है तो उसे किसी की रोने की आवाज आने लगती है वहां से, जो कि किसी और को सुनाई नहीं दे रही होती। इस पे रानी काफी ज्यादा घबरा जाती है, और जब वो रानी दुआ करके महल के बाहर पहुंचती है तो उसे एक मिनट बताती है कि वहाँ पे नोक्योंग आई हुई है। नोक्योंग रानी को बताती है कि राजा और रानी की कंज्यूमेट डेट 3 दिन बाद की फिक्स हुई है। इस पे रानी काफी ज्यादा खुश होती है, और जिस शमन की वजह से राजा हेल्दी हुए थे, इस पे रानी खुश होकर उसे रिवॉर्ड देना चाहती थी। लेकिन जैसे वो ने नोक्योंग को बोला था कि वो यहाँ से जाना चाहती है, इसलिए नोक्योंग रानी को कहती है कि अब हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए। रानी कहती है कि जब राजा उसकी वजह से इतनी हेल्दी होती जा रहे हैं तो तुम उसे क्यों हटाना चाहती हो, जबकि राजा की कंज्यूमेशन डेट भी सामने आ गई है। लेकिन नोक्योंग तो काफी चालाक है, ये रानी से कहती है कि उसने राजा की सारी बैड एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, और अगर अब भी हम उसे राजा के पास भेजेंगे तो शायद उससे वो एनर्जीज वापस राजा में चली जाएंगी, इसलिए हमें उसे हटा देना चाहिए और उसकी जगह पे कोई दूसरी शमन को ही ड्यूटी देनी चाहिए। रानी नोक्योंग की बातों में आ जाती है और मान जाती है, एंड नोक्योंग फिर से यहाँ पे अपना काम भी निकाल लेती है और रानी से बुरी भी नहीं बनती। नोक्योंग जब महल से बाहर आती है तो रानी उससे पूछती है कि मैंने सुना है वो शमन वो जैसी लगती है, क्या ये सच है। नोक्योंग कहती है कि आप ये सब क्यों पूछ रही हो। रानी कहती है कि मुझे तो बस सुनने में आया था और मैं तो उससे एक बार मिलना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से तो राजा की तबीयत ठीक हुई है। लेकिन नोक्योंग को तो इसके इरादे काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे थे, इसलिए कहती है कि आपका फेस कितना टेंशन में दिखने लगा है जब से आपको हिडनमोन बिल्डिंग में से रोने की आवाजें आने लगी हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी कंज्यूमेशन डेट जल्दी आ गई है, तो अब जो कुछ आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, इसलिए आपको रानी दुआगर से भी इस बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बोल के नोक्योंग वहां से चली जाती है और रानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नोक्योंग जाके वो उनको बता देती है कि उसे रानी से परमिशन मिल गई है, इसलिए वो ऐसे जा सकती है। इस बात से वो काफी सैड होकर वहां से जा रही होती है कि उसे लेटर आता है जांग शील का, जिसमें लिखा था कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसे पर्सन के साथ रहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिट का है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है, बस आप इतना काम कर दीजिएगा कि मेरे कपड़े मेरे तक पहुंचा देना, और इस बारे में सियोल और नोक्योंग को पता नहीं लगना चाहिए। एंड जब वो जांगशील के कपड़े लेने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसे कवर हुई चीज दिखाई देती है,
जो कि वही ऑर्नामेंट होता है जो कि राजा ने वून को दिया था, लेकिन वून उसे वापस रख देती है। राजा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था क्योंकि अब उन्हें पता चलता कि उनके पापा भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन अब ना तो राजा थे और ना ही वो उनके पापा जिन्होंने उसे दवाई दी थी, और ना ही वो डॉक्टर जिसे उसकी बीमारी के बारे में पता था जो कि वो उनका इलाज कर रहा था। यानी कि जितने भी लोगों को कुछ मालूम था वो सब मर चुके थे, लेकिन अभी वो इनुज जिंदा था जो राजा को असिस्ट करता था, जिसे शायद कुछ पता हो। राजा अपने इनुज को एक स्नोमैन लाने के लिए भेजते हैं, जो कि उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि राजा इसका क्या करेंगे। एंड जब वो इतनी मेहनत से इसे बना के लेके जाता है तो वो देखता है कि राजा अपने रूम में ही नहीं होते, क्योंकि राजा भी एक नॉर्मल पर्सन बन के उस इनुज के घर पे जाते हैं, जिसका नौकर राजा को बताता है कि वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन राजा को उसके स्लीपर्स वहाँ पे देख के पता चल जाता है कि वो वहीं पे छुपा हुआ है। इसलिए राजा उसी को सुनाने के लिए उसके नौकर से कहते हैं कि अपने मालिक को बोल देना कि राजा ने उसे बुलाया है, और अगर उसने भागने की कोशिश की तो पकड़ा तो हो जाएगा ही, जिसके बाद राजा उसे बहुत पनिश करेंगे। ये सब बोल के राजा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन किमजी को ये बात समझ में नहीं आती कि जब राजा को पता था कि वो इनुज अंदर ही है तो उसने उसे क्यों नहीं पकड़ा। लेकिन राजा बताते हैं कि अगर वो कोई सच जानता है तो वो 8 साल से उसे छुपा रहा था, यानी कि वो बहुत ज्यादा लॉयल है, इसलिए वो इतनी आसानी से तो हमें नहीं बताता, और अगर हम उसे ऐसे पकड़ ले तो शायद वो सुसाइड भी कर लेता, इसलिए मैंने उसे थोड़ा टाइम दिया है सोचने का। देन राजा कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए राज्य में घूमने लगते हैं। यांगम्यूंग जांगशिल को खाना खिला के उसे अपने घर वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन जांगशिल ने तो अपना मन यहीं रहने के लिए बना लिया था क्योंकि उसे नोक्योंग से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और जांगशिल ने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा था और यांगम्यूंग ने उसकी जान बताई थी, इसलिए उसने यांगम्यूंग की हेल्प करने के लिए कपड़ों के बहाने से वो को यहाँ पे बुलाया है। उसकी ये बात सुन के यांगम्यूंग भी काफी चौंक जाता है। वो उसी मार्केट से गुजर रही थी जहाँ पे वो पहले सियोल के साथ आई थी, और उसे वही बातें सुनाई दे रही थी। देन वो उस लोहे की दुकान के पास से भी गुजरती है और उसे तब की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तभी उसे नोक्योंग की आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं, जिसने उसे कहा था कि तुम्हें प्रिंस के लिए फीलिंग्स नहीं रखनी है, तुम्हें कहीं दूर चले जाना है। ये सब सोच सोच के वो का दिमाग घूमने लगता है और वो एकदम नीचे गिरने लगती है, बट तभी राजा आके उसे बचा लेता है। और इत्तेफाक से मिनिस्टर्स भी इसी जगह पे आए हुए थे शराब खरीदने के लिए, जिनमें से एक मिनिस्टर सीट रिजर्व करने के लिए उनसे पहले ही जाने लगता है। राजा वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने पहले भी उससे पूछ लिया है, जिसमें वो ने उसे बताया कि यहाँ पे वो कुछ सामान खरीदने के लिए आई है। देन राजा वो खुद से बताता है कि मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ, बट राजा को फिर से याद आता है कि अभी उसने थोड़ी देर पहले ही उसे कहा था। वो उन राजा से पूछते हैं कि आपका बॉडीगार्ड आपके साथ नहीं आया क्या। इस पे राजा कहता है कि तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो कहीं से छुप के मैं देख ही रहा होगा, और तुम ये बताओगे एक तलिस्मान दिन में भी निकलता है क्या। वैसे जब मैं सुबह उठा था तो मुझे अपनी हेल्थ थोड़ी सही नहीं लग रही थी। वो कहते हैं कि आप फिर से अनहेल्दी हो रहे हो क्या, लेकिन राजा कहता है कि नहीं, मैं तो बस जोक कर रहा था, तुम्हें जोक भी नहीं समझती। देन राजा वो को देखने लगता है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं बोल के मुझे कुछ खरीदना है। देन राजा देखता है कि वहाँ पे वो मिनिस्टर आ रहा था जो कि सीट रिजर्व करने के लिए सबसे पहले आ रहा था, इसलिए किमजी आके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो तब तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन अब वो मुड़ मुड़ के राजा को ही देख रही थी। तभी उसे वो मिनिस्टर दिखाई देता है जो कि एक छोटे बच्चे को डांट रहा था क्योंकि उसने उसकी ड्रेस खराब कर दी थी, इसलिए मिनिस्टर उसे अपना नौकर बना के रखने वाला था। लेकिन वो ना के कहते कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए, इतने भीड़ वाले इलाके में तो नॉर्मल सी बात है कि 2 लोगों की टक्कर हो जाए। लेकिन मिनिस्टर कहता है कि उसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी जो कि चाइना से आई थी। वो कहते हैं कि शायद आप कोई हाई रैंकिंग पर्सन हो। इसमें मिनिस्टर काफी खुश होकर कहता है कि हाँ, तुमने कितना सही पहचाना, मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हूँ। इस पे वो कहते हैं कि जैसे कि आप एक हाई पर्सन हो तो आपको छोटे लोगों की भी ध्यान रखना चाहिए ना। इससे मिनिस्टर को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें एक लड़की समझ के काफी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन तुम तो ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। वो कहती है कि आपको इतना बड़ा होकर क्या फायदा, आपको तो लोगों के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए, लेकिन आप खुद अपने देश का सामान छोड़ के दूसरों के देशों का सामान लेने लगते हैं, जैसे कि आपके कपड़े। इससे लोगों पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मिनिस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और वो अपने नौकर को उनको पकड़ के अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, बट तभी राजा वहाँ पे आ जाता है, उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। बट वहाँ से निकलते टाइम उसकी टक्कर मिनिस्टर से लग जाती है, जो कि पहचान लेता है कि वो राजा ही था। आगे जाके राजा वो कहा छिड़के से कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या, जो तुम मिनिस्टर से ऐसे बात कर रही थी, वो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाने वाला था। वो कहते कि आप ये चाहते हो कि मैं अपनी आंखें बंद करके गलत होते हुए देख सकूं। राजा कहता है कि उसने उसके कपड़े गंदे कर दिए थे, इसमें गलत क्या था फिर। वो राजा से भी वो चाइना की कपड़ों वाली बात कहने वाली होती है, बट तभी उसे ध्यान आता है कि राजा ने भी बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए हैं जो कि चाइना से आते हैं, इसलिए वो ये बात फिर राजा को भी कहती है। राजा कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हमारी इतनी अच्छी पोजीशन होती है तो हमें थोड़ा शो ऑफ भी तो करना चाहिए ना। इसलिए वो राजा को किसी पिछले राजा के एग्जाम्पल दे कहती है, जो कि अपनी जिंदगी राजा होने के बावजूद भी काफी सिंपल तरीके से जीता था। राजा वो उनको बोल ही रहा होता है कि तुम एक क्षमा होने के बावजूद भी ऐसी बातें कैसे कर लेती हो, बट तभी वो कहीं और देखने लगती है। राजा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जब तुम्हें बोल रहा हूँ तो तुम कहीं और देख रही हो। एंड तभी राजा देखता है कि वहाँ पे एक पपेट शो हो रहा था, जिसपे वहाँ का ओनर
राजा को भी एक आम आदमी समझता है और उन्हें भी अपने पपेट शो में लेके खींच के चला जाता है। एंड जब राजा वहाँ पे चले जाते हैं तो उनसे सबसे पहले पैसे मांगने लगता है। अब राजा तो सिर्फ एक यूनिची घर पे जाने के लिए निकले थे, उनके पास पैसे कहाँ थे, इसलिए वो चुप खड़े रहते हैं। ये आदमी बोलता है कि सिर्फ 5 की तो बात है, सिर्फ आपको 5 अंक देने हैं, आपके पास इतने भी नहीं है क्या? लेकिन वो समझ जाती है और उसे पैसे दे देती है, अपने भी और राजा के भी। और राजा को तो उस पे ऐसा फील होता है कि उसने किसी से 100 करोड़ का लोन ले लिया हो। राजा के पास जाके जब वो बैठती है तो राजा सबसे पहले यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा जल्दी। टेन पपेट शो में एक ऐसी कहानी चल रही होती है जिसमें एक आम लड़की महल के बाहर राजा से मिलती है और उसे पता नहीं होता कि वो राजा है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन राजा को तो ये शो भी काफी बोरिंग लग रहा था और राजा से यहाँ पे बैठा भी नहीं जा रहा था। और राजा की इन हरकतों पे पीछे बैठे लोग राजा को बोलने लगते हैं कि ये हटो यहाँ से, ये क्या कर रहे हो। राजा काफी गुस्से में सबको बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। लेकिन आगे से आवाज आती है कि हमें नहीं पता कि तुम कौन से अमीर आदमी हो, लेकिन हमें तो बस अपना नाटक देखना है। इस पे राजा चुपचाप बैठ जाता है और उसे उन पपेट शो में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो पे भी, जो किसे काफी इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। राजा को वो के देखने पर उसे वो की वो बातें याद आने लगती हैं जहाँ पे वो ने कहा था कि प्लीज हेल्दी रहना। दूसरी तरफ जैसा कि जांगशील ने यांग को कहा था कि उसने वो को यहाँ पे बुलाया तो वो यहाँ पे अब तक आई नहीं थी एंड जांगशील सो भी गई थी, जिसपे यांग में उसे एक शॉल पहना के वहाँ से वो को ढूंढने के लिए जाने लगता है। राजा वो को ही देख रहा होता है कि वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस पर्सन से मिले जिसे मैंने कहा था कि तुम उससे पूछ लेना। लेकिन राजा बताता है कि मैं उससे ये नहीं पूछ सकता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया। इस पे राजा बताता है कि सब मेरी ही गलती है, मैं उसे बचा नहीं सका। वो को सुन के राजा के बारे में काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड राजा कहता है कि मैंने सुना है कि जो लोग मर जाते हैं शायद उनसे बात कर सकते हैं, मुझे उससे बहुत कुछ कहना है, क्या तुम मेरे लिए उसे कहोगी। वो पूछती है कि क्या कहना है। देन राजा कहता है कि तुम कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इन दोनों को दूर से यांग म्यूंग देख रहा होता है, जो इन दोनों को एक साथ देख के काफी ज्यादा सैड हो जाता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।